नमस्कार बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहला सेल का पार्ट 1 पढ़ाया था और उसमें आपको यह बताया था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और साथ साथ सेल का जो आउटर वाला पार्ट होता है जिसको हम सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में हमने डिटेल में समझा था। अब हम सेल के अंदर के हिस्से को जानेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके कौन क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में जानने के लिए अब हम पार्ट सेकंड में इसकी स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आपको फर्स्ट पार्ट का मेरा ये वीडियो दिख रहा होगा, तो उसको हम आगे बढ़ते हुए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। और सेकंड पार्ट में जो हम लेने जा रहे हैं कि सेल के अंदर पहले कौन कौन से वो आते हैं, तो उनमें जैसे ये हैं सेल के ऑर्गेनल्स। जैसा कि आप देख रहे होंगे सेल के ऑर्गेनल्स में कि ये अंदर के हिस्से में कौन कौन से आते हैं, तो ये सबसे मेजर पार्ट होता है सेल के अंगों में, वो है न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और साथ में उससे लगे हुए अटैच जो पार्ट्स हैं उनमें एक सेंट्रोसोम, इसको सेंट्रोसोम यानी तारककाय, और एक ईआर जिसमें दो तरह के होते हैं, रफ ईआर और एक होता है स्मूथ ईआर, ये जो आपको जाल सा दिख रहा होगा, स्केलेटन ऑफ द सेल टाइप का। और उसके बाद एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल का जो पार्ट है, ये एक राइबोसोम्स और वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडीज एंड एसेट्रा। इस तरह से इन सभी पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं और उनके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और क्लियर कर लें कि सेल के इस अंदर के हिस्से को किस नाम से हम बुलाएंगे। तो उसको जानने के लिए पहले हम ये समझ लें कि सेल के इस अंदर के हिस्से को किस नाम, जैसे ये सेल है और इसके अंदर हम जानते हैं कि ये एक बड़ा मेजर ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और बाकी इसमें बहुत सारे ये अंदर में पड़े हुए ये कई ऑर्गेनल्स हैं, और साथ में ये भरा हुआ इसके अंदर ये लिक्विड्स है। तो इस तरह से अब अंदर के इस हिस्से को, जिसमें बाहर सेल वॉल और न्यूक्लियस, इसको पूरे को अगर हम एक नाम दें तो वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, या हिंदी में कहें तो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के नाम से बुलाते हैं इसको। ये नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम पुरकिंजे जिन्होंने इसको नाम दिया। फिर आगे और विद्वानों ने इसकी डिटेल स्टडी में वर्णन किया है, लेकिन हमें ये पुरकिंजे को ध्यान रखना है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम इसके हिस्से को दो पार्ट में कर सकते हैं। एक तो न्यूक्लियस का हिस्सा यानी केंद्रक, और दूसरा जो पार्ट है इसका न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा जो मेम्ब्रेन तक जुड़ा हुआ है, इसको हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के नाम से बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग करने वाला एक मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर ये दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या दिख रहा है, तो एक तो भरा हुआ ये फ्लूइड जैसा मटेरियल कोलाइडियल नेचर का होता है ये, और साथ ही साथ उसमें छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनल्स, ये बहुत ही माइक्रो साइज के ऑर्गेनल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख पाए हैं। तो ये जो ऑर्गेनल्स जो हैं इनमें अंदर में कौन कौन से हैं और उस मैट्रिक्स के बारे में। और दूसरा जो पार्ट है वो है इसका केंद्रक के अंदर का जो हिस्सा है उसको जो अलग करता है इससे मेम्ब्रेन से, तो उसमें अगर हम देखें तो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसके अलावा न्यूक्लियोलस, और इसमें भरा हुआ एक लिक्विड है, लिक्विड जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो इनको मिला के यानी मींस केंद्रक और साइटोप्लाज्म को मिलाकर के केंद्रक और साइटोप्लाज्म को मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म का नेचर देखें, इस पूरे पार्ट का अंदर का जो नेचर है, तो वो नेचर कोलाइडियल नेचर है। कोलाइडियल नेचर मींस जैसे जिसमें जो ऐसा सॉल्यूशन है जिसके पार्टिकल न तो सॉल्यूशन की तरह बहुत छोटे हैं और न ही हम सस्पेंशन की तरह बहुत बड़े हैं जिससे वो नीचे बैठ पाए। ये इसमें एक धीरे ब्राउनियन मोशन देखने को हमें मिलता है, यानी इसमें घूमते रहते हैं इस लिक्विड के अंदर। इस कोलाइडियल नेचर में दो तरह का नेचर है, एक सॉल कह सकते हैं, सॉल, और एक होता है जेल। सॉल और जेल में क्या अंतर है कि अगर कोई भी लिक्विड, ऐसा द्रव जिसमें थोड़ा गाढ़ापन हो यानी मींस सेमी लिक्विड,
यानी उसको अर्ध तरल कह सकते हैं, सेमी लिक्विड के फॉर्म में हो तब उसको सॉल कहते हैं। और अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन जो सेमी सॉलिड हो, सेमी सॉलिड, तो उसे हम कह सकते हैं जेल। तो ये दोनों नेचर किस सॉल्यूशन के देखने को मिलते हैं, यानी वो कोलाइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें ये दोनों नेचर पाए जाते हैं, सॉल और जेल। और ये दोनों नेचर ही इस प्रोटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं, सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म में। तो ये तो हुआ इसके नेचर को। अब दूसरी चीज आती है कि ये प्रोटोप्लाज्म जो है किस किस से मिलकर के बना है, यानी ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि प्रोटोप्लाज्म में अगर हम देखें कि प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें सबसे मेजर पार्ट अगर हम देखें प्रोटोप्लाज्म का, सबसे मेजर पार्ट इसके अंदर एक होता है, मेजर पार्ट में H2O यानी वाटर का मोर देन 80% पार्ट इसमें वाटर है। और प्लस इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम कह सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें होते हैं। और प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा तरल पदार्थ, एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर सभी तरह का एक मटेरियल, जिसमें जो एक लाइफ की एक्टिविटी के लिए जरूरी है, वो इसमें पाया जाता है। यानी एक लिविंग सेल बनने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो इस प्रोटोप्लाज्म में होता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे जीवन का फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भौतिक आधार, इसको जीवन का भौतिक आधार के नाम से बुलाया जाता है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसा कि ये मैंने आपको छोटे छोटे रूप में ये दिखाए हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, उनको एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के जस्ट बगल में एक ऑर्गेनल्स है इसका, जिसका नाम है सेंट्रोसोम, यानी हिंदी में जिसको हम कहते हैं तारककाय। ये न्यूक्लियस के बगल में एक होता है जिसको हम तारककाय कहते हैं, सेंट्रोसोम। इसको हम जानते हैं कि तारककाय कैसा दिखता है और इसका क्या कार्य होता है। इसको जानने के लिए थोड़ा सा ये फिगर, जैसे कि ये देख रहे होंगे कि ये सेल के अंदर ये जो तारककाय जो होता है वो पहले एक सेंट्रोसोम, अगर हम बात करें तो ये तारककाय है, और इसके अंदर दो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी जैसे कण। उन दोनों टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल मींस हिंदी में तारक केंद्र के नाम से जाना जाता है। अब वो देखते कैसे, सेंट्रियोल कैसा होता है, ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं सेल के अंदर, उसमें सेंट्रोसोम के अंदर, तो उनकी पोजीशन एज ए परपेंडिकुलर, जैसे एक देखने में सेंट्रियोल ये ट्यूब जैसा दिख रहा होगा, पाइप जैसे बने हुए हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ये परपेंडिकुलर रूप में होते हैं। जैसे एक ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, और दूसरा ऐसे रखा हुआ है, तो इस तरह से बना हुआ ये सेंट्रियोल्स है जो सेंट्रोसोम में होते हैं। और इस सेंट्रियोल के थोड़े स्ट्रक्चर में भी देखें कि अंदर में ये जो बने हुए हैं, इसका माउथ वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, उस माउथ वाले पार्ट को एक सेंटर में एक सेंटर होता है जिसमें से बहुत सारी स्पोक्स निकली है, तीलियां जैसी, ये इस तरह से तीलियां निकली होती हैं, ये इसे कनेक्टेड हैं, इसमें कनेक्टेड है ये फाइब्रिल्स, जिनको हम ट्रिपलेट फाइब्रिल्स कहते हैं। ट्रिपलेट क्यों बोल रहे हैं कि इसमें हर स्पोक से, ये देख रहे होंगे, हर स्पोक से तीन तीन फाइब्रिल्स लगे हुए हैं, जिनको ए बी सी, तीन फाइब्रिल्स कह सकते हैं, तीन तीन फाइब्रिल्स लगे हुए हैं, ये इसमें कनेक्टिव रहते हैं। और एक काट व्हील, जैसे एक व्हील होता है काट व्हील, और उसमें बीच में से इस तरह से स्पोक्स निकले होते हैं, उसी तरह से इसमें ये स्पोक्स निकले होते हैं। तो कितने स्पोक्स निकले होते हैं, तो उनकी संख्या अगर हम देखें तो ये टोटल मिलाकर के 9 होती है, और एक सेंटर पॉइंट है, तो 9। और अरेंजमेंट जो है हम कह सकते हैं कि जनरली इसका जो अरेंजमेंट है वो 9+0 वाला है, यानी 9 इसमें स्पोक्स होते हैं, और 0 मतलब एक सेंटर पॉइंट होता है, इसमें से 9+0 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और चूंकि इसके शीर्ष पॉइंट पर ये ट्रिपलेट्स फाइब्रिल्स लगे हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे एक हम
सर्वर होता है तो सर्वर हो गया इसका हब सेंटर, और उससे जुड़े हुए कंप्यूटर्स होते हैं तो वो स्पोक्स से जुड़े हुए इसके ट्रिपलेट फाइबर्स हैं। इस तरह की शेप होती है। अब इसका फंक्शन अगर देखें, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन वो होता है सेल डिवीजन में। जब सेल डिवाइड होती है तब ये जो सेंट्रोसोम है ये रैप्चर कर जाता है और उसमें से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से स्पाइंडल फाइबर्स, इस तरह के फाइबर्स जो है निकलते हैं। इन दोनों के अंदर में इस तरह के स्पाइंडल फाइबर्स जो होते हैं वो इसमें निकलते हैं, और फिर उस सेल के डिवीजन के समय न्यूक्लियस के जो चारों ओर ये बना हुआ है सेंट्रोसोम, तो वो सेंट्रोसोम में से एक सेंट्रियोल अलग हो जाता है और अलग होकर के एक नीचे की तरफ साउथ पोल की तरफ चला जाता है और एक नॉर्थ पोल की तरफ रह जाता है। तो इस तरह से ये जो है अलग अलग स्पाइंडल फाइबर्स इसमें से निकल करके, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उन क्रोमोसोम्स को अलग करने में, दोनों को सेपरेट करने में योगदान करते हैं। और फिर बाद में वो डीएनए जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो अलग अलग डीएनए बन जाते हैं, और फिर दो अलग अलग डीएनए बन के फिर आगे जाकर के वो दो न्यूक्लियस बनाते हैं। तो सेल डिवीजन में स्पेशली विशेष तौर पर इसका योगदान होता है, लेकिन ये जनरली एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं सेंट्रोसोम। कुछ प्लांट हैं जैसे एल्गी है, उनमें देखने को मिलता है। तो अगर हम इसका कुछ फंक्शंस को देखें और इसके बारे में थोड़ा देखें तो ये जैसे कि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन यानी सेल के विभाजन में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला ऑर्गेनल्स है, और सेंट्रियोल जो होता है इससे दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम, जो सेल के अंदर सीलिया फ्लैजेला जो उसके लोकोमोशन में काम करते हैं। सेल में कुछ कुछ सेल जो छोटी छोटी होती है जैसे बैक्टीरिया और एल्गी की, और इनमें सीलिया और फ्लैजेला निकले होते हैं जिस तरह से उनके लोकोमोशन सेल को मूव कराने में, तो उसको भी ये बनाने में योगदान करता है। बोथ सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाइन परपेंडिकुलर, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं सेंट्रियोल्स, और ईच अदर विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील, एक जो कार्ट व्हील जो दिख रहा है उसकी तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, और उस कार्ट व्हील में जनरली 9 स्पोक्स निकली होती हैं, और इसीलिए इसका अरेंजमेंट को कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट। तो ये हुआ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल सेंट्रोसोम। अब इसके बाद दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स जो लेंगे तो वो है इसके बगल में ही, न्यूक्लियस के बगल में एक दूसरा ऑर्गेनल्स जो आपको दिख रहा होगा, ये जिसका नाम है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसा कि स्क्रीन पर ये ईआर का आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हुए कि कैसा ईआर दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसको अंतःप्रद्रवीय जालिका ये इस नाम से बुलाते हैं। इसमें जैसे ये न्यूक्लियस है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है ईआर। ये आप देख रहे होंगे इस तरह से, ये इसमें एक सैक थैलीनुमा टाइप की शेप में ऐसे बनी हुई है, ये इस तरह की शेप में। अगर हम इसको इस तरह की शेप में देखें तो ये कुछ कुछ इस तरह ऐसे ये शेप है ईआर की। अब इनको सिस्टर्नी, यानी ये जो इसकी मेम्ब्रेन जैसी जो दिख रही है, थैले जैसी बनी हुई सैक जेट टाइप की, उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी। और उसके आउटर में जो पॉइंट आउट लगे हुए हैं, जैसे ये पॉइंट से लगे हुए हैं, ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स जो राइबोसोम है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, इसके बारे में भी हम जानेंगे राइबोसोम के बारे में। वो इस ईआर के सरफेस पर, आउटर सरफेस पर देखने को मिल रहे हैं ईआर का। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस के पास की जो ईआर है उनके सरफेस पर हमें राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे से हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं और दूर वाली जो ईआर हैं, जैसे ये आपको दिख रही होंगी दूर वाली ईआर, उनके सरफेस बिल्कुल सपाट हैं, यानी उनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। तो इस तरह से एक बात क्लियर होती है कि ईआर के अंदर दो टाइप की ईआर दिख रही हैं। एक वो ईआर जिनके सरफेस पर टाइनी पार्टिकल राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स, और दूसरे ईआर वो हो गए जिनका सरफेस सपाट है। तो इस आधार पर हम ईआर को एसईआर, मतलब ईआर को दो पार्ट में रख सकते हैं। एक हो गया एसईआर जैसा कि मैंने ये दिखाया, और दूसरा हो जाएगा आरईआर जो रफ वाली है, ये जो नीचे आप देख रहे हैं आरईआर। ये इस तरह से दो टाइप की ईआर देखने को मिलती हैं। एक वो ईआर जिनके सरफेस पर टाइनी पार्टिकल राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स, और दूसरे ईआर वो हो गए जिनका सरफेस सपाट है। तो इस आधार पर हम ईआर को एसईआर, मतलब ईआर को दो पार्ट में रख सकते हैं। एक हो गया एसईआर जैसा कि मैंने ये दिखाया, और दूसरा हो जाएगा आरईआर, ये इस तरह से दो टाइप की ईआर देखने को मिलती हैं।
अब इसका एक रोल क्या है, ईआर क्या करता है, तो चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल राइबोसोम से हमें समझना है कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर जिसका मेन काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस। जो भी मैसेज आता है न्यूक्लियस से, क्रोमोसोम्स जो भेजता है डीएनए के द्वारा, डीएनए बना करके अपना एक मैसेंजर एमआरएनए को देता है और उसको दे करके फैक्ट्री के पास पहुंचाता है कि आप इस तरह का प्रोटीन बनाइए। तो वो फैक्ट्री है राइबोसोम्स। ये उस मैसेज जो कोड आया है उस कोड के अनुरूप ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं आरईआर जो रफ वाला होता है, यानी खुरदरा वाला ईआर, उसमें स्पेशली किसका कार्य होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब दूसरा जो ईआर है प्रोटीन बनने के बाद दूसरा ईआर है, तो उसमें बाकी जो लिपिड है, यानी लिपिड कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, उसका सिंथेसिस करना, और साथ ही वो स्टोर का भी काम करता है, यानी स्टोर जो भी एक्स्ट्रा इसमें बन रहा होगा उसको वो स्टोर का काम करेगा। तो ईआर का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हम देखते हैं तो उसको हम यहां देख सकते हैं। पहले तो कि ईआर क्या होता है, तो जैसा कि देख रहे हैं कि ईआर इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनस सेल विच हैज इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन नेटवर्क, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, इनक्लोज सैक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, और इस स्ट्रक्चर में दो टाइप के हैं, एक रफ वाला है और एक स्मूथ वाला ईआर है। तो इस तरह से दो टाइप का ईआर आप देख रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ईआर को अंतर कर लें कि रफ ईआर क्या है और सपाट वाला क्या है, तो उसमें रफ ईआर वो होता है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि राइबोसोम्स इसके पास होता है, और राइबोसोम जो होता है वो दानेदार होते हैं जो जिनका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और जो दूसरा ईआर है स्मूथ ईआर, इसका जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन हमें ध्यान रखना है, ये लिपिड और स्टेरॉइड का एक तो संश्लेषण करता है, दूसरा ये स्टोरेज का काम करता है कि एंजाइम्स और प्रोटीन के स्टोरेज के लिए सरफेस प्रोवाइड कराता है। और इसमें से वेसिकल्स को बनाने में, जैसे जब ये स्टोरेज हो जाते हैं अलग अलग प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह, उनके वेसिकल्स यानी एक सैक टाइप के जो है निकालता रहता है। तो वेसिकल्स बनाने में ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का निर्माण करके और ये ट्रांसपोर्ट करता है कोशिका में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रफ ईआर और ये स्मूथ ईआर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हुआ। जो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि रफ ईआर जो है न्यूक्लियस के पास पार्ट होता है, और जो सपाट वाला ईआर है स्मूथ वाला ईआर वो मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके पास होता है। ईआर के बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल्स जो है वो लेते हैं गोल्जी बॉडी। ये सीक्वेंस हम क्यों ले रहे हैं ये आपको हम बाद में समझ में आ जाएगा कि मैं इसको क्यों लिंक कर रहा हूं, ईआर के बाद अगला गोल्जी लेने की वजह क्या है। क्योंकि जो ईआर जो आपने देखा कि जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लिपिड का सिंथेसिस होता है, और फिर ये प्रोटीन और लिपिड के जो सैक बनते हैं, यानी जिनको हम वेसिकल्स बोलते हैं, वेसिकल्स जो बनते हैं वो इसमें से निकल करके वो पहुंचते हैं गोल्जी के पास। अब गोल्जी बॉडी के पास पहुंचने के बाद क्या होता है तो उसको हम यहां समझें कि गोल्जी के पास पहुंचने पर क्या होता है। तो ये है जैसे गोल्जी का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये गोल्जी का एक स्ट्रक्चर है, और गोल्जी में भी उसी तरह की सैक जैसे ये आप देख रहे हैं सिस्टर्नी जो सैक है गोल्जी के अंदर, तो ये गोल्जी में सिस्टर्नी बने होते हैं, ये भी उसी तरह है जैसे ईआर में था। अब जो वेसिकल्स ईआर से निकलता है और ईआर से निकलने के बाद इसके अंदर एंटर करता है, ये वेसिकल्स है और ये एंटर किया सिस फेस। कौन से फेस से? सिस फेस से एंटर करेगा। फिर इसके अंदर वो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग, और उसके अंदर प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपस में प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जाएगी इसकी, और पैकेजिंग होने के बाद फिर बाद में इसमें घूम करके और ये ट्रांसफेस जो होता है नीचे वाला, उससे वेसिकल्स अलग कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये गोल्जी का काम जो मेन फंक्शन है, जो प्रोटीन बन के आया उस प्रोटीन को पैकेजिंग करना, एक तो पैकेजिंग करना और साथ ही सिंथेसाइज इस तरह से करना कि प्रोटीन के साथ जैसे हमने ग्लूकोज ग्लाइकोप्रोटीन बनाना,
लिपिड और ग्लूकोज को मिला के ग्लाइकोलिपिड्स बनाना। तो इस तरह से बना बना के वेसिकल्स ये अलग करता है। जैसे कुछ एंजाइम्स जो बनाने होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, तो उनको बना बना करके उनके वेसिकल्स अलग करता है ये निकाल करके, जिन्हीं को हम लाइसोसोम्स कहते हैं। एक अलग ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे लाइसोसोम्स, वो इसी गोल्जी से इसी तरह के वेसिकल्स निकल करके वो लाइसोसोम्स के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से ईआर से निकले हुए जो पार्ट्स को गोल्जी ने प्रोसेसिंग और पैकेजिंग किया। तो इसके फंक्शन को अगर हम देखना चाहें तो हम इसमें देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल ब्रिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम आरईआर से जो वेसिकल्स आए उनको उसने लिया और फिर उन मॉलिक्यूल को फ्यूज किया, मॉलिक्यूल फ्यूज विद में सॉर्टेड वेस्ट डेस्टिनेशन, और उनको आपस में मिला करके पैकेजिंग करके उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो इस तरह से मॉडिफाइड करता है और उनको मॉडिफाइड करके और डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जिस तरह से एक ट्रैफिक पुलिस में चौराहे पर खड़ा हुआ पुलिस वाला होता है या एक पोस्टमैन जो होता है, तो उसका काम होता है कि लेटर को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि डायरेक्शन बताना, कहां किस चीज को किधर जाना है। तो उसी तरह का काम सेल के अंदर गोल्जी कर रहा है। इसलिए इसकी कंपैरिजन हम ट्रैफिक पुलिस या पोस्टमैन से कर सकते हैं। और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसको अगर हम जैसे देखना चाहें हिंदी में अगर और इंग्लिश में, तो ये प्रॉपर पिक्चर दिख रहा हुआ, ये ऊपर का फेस है सिस्पेस जिससे एंटर हुआ और प्रोसेसिंग हुआ, फिर उसके बाद ये बाहर ये सेक्रेटरी वेसिकल्स ये से निकाल दिए जाते हैं। तो ये हुआ इसका क्या क्या कार्य होता है और क्या काम करता है गोल्जी। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हुआ। अब गोल्जी ने जिन चीजों को निकाला है उनमें एक वेसिकल्स कहलाते हैं जो निकले हुए नीचे वाले, ये ट्रांसपेस से जो निकले होते हैं जिनको हम लाइसोसोम कहते हैं। तो ये लाइसोसोम्स देख रहे होंगे कि लाइसोसोम्स जो है ये सेल के अंदर एक ये हिस्सा जो होता है सेल के अंदर, इसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं, लाइसोसोम्स। अब अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था कि लाइसोसोम्स किससे बनता है, गोल्जी बॉडीज जो वेसिकल्स निकालते हैं और उनमें वेसिकल्स जो होते हैं उनमें कुछ वेसिकल्स लाइसोसोम्स का काम करते हैं। इसके अंदर पहले हमें यह समझना है कि लाइसोसोम में होता क्या क्या है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरे हुए थैले जैसी शेप के होते हैं। ये विशेष तौर पर एंजाइम्स, हमें याद रखना है इसमें भरे हुए एंजाइम्स के पैकेट हैं और ये एंजाइम्स जो है डाइजेशन में रोल निभाते हैं। डाइजेशन मींस पाचन करने में, इसलिए इसको डाइजेस्टिव ऑर्गेनल्स कह सकते हैं, पाचन करने वाला अंग। अब कैसे, किस चीज का पाचन, जैसे सेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट जो है सेल के अंदर एंटर करता है और उसको पचाना है, डाइजेशन करना है, तो ये लाइसोसोम्स जो है अपने अंदर से जो एंजाइम्स होंगे उनको उसके ऊपर रिलीज कर देंगे और इससे फिर वो डाइजेस्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ इंटरसेलुलर जो पार्ट है जिसमें मान लो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हैं, और अगर हम खाना नहीं खाते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो उनको भी डाइजेशन करने में, अंदर के पार्ट को भी डाइजेशन करने में रोल निभाता है। अब तीसरा एक इंपॉर्टेंट काम इसका ये भी जान लें कि लाइसोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनल्स है, जब कोई सेल अगर डैमेज हो जाती है या रोग जनक हो जाती है तो वो उस सेल को भी, पूरी की पूरी सेल का भी पाचन कर देता है। लेकिन जब पूरी सेल का जब ये पाचन करता है तो ये पूरा का पूरा जो थैला है जो लाइसोसोम्स का, ये ब्रस्ट कर जाता है, टूट फट जाता है और ये फट करके अपने एंजाइम्स को उस सेल पर उड़ेल देता है जिससे उस सेल का पाचन हो जाता है। तो अब खुद अपने आप को अंत करता है, जिसको कहते हैं आत्महत्या, यानी सुसाइड किया इसने और इस सुसाइड करके उसने खराब हुई सेल को डाइजेस्ट कर दिया। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली, इसको हम आत्महत्या की थैली के नाम से बुलाते हैं। तो इस तरह से सुसाइडल बैग, साथ ही साथ जो कैंसर सेल्स होती हैं जो रोगजनक हो जाती हैं उनको भी ये डैमेज कर सकता है। अगर ये लाइसोसोम की ये ऑटोफैगी वाला जो नेचर है, यानी सेल को खाने वाला, खुद अपना अंत करता है और सेल को खत्म करने में वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है कैंसर के लिए भी। और एक और इंपॉर्टेंट रोल इसका माना जाता है कि सेल जब डिवीजन होता है तो उसको शुरू करने में, सेल को विभाजन करने में भी लाइसोसोम्स रोल निभाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फंक्शन, जैसे कि हम देख सकते हैं कि लाइसोसोम्स क्या है, तो इसमें एंजाइम से भरे हुए थैले हैं और वो थैले जो है एंजाइम्स जिन भरे हुए होते हैं
उनका काम होता है डाइजेस्ट करना। सेलुलर पार्ट के अंदर जितने भी ऐसी चीजें हैं जिनको सेल को जरूरत नहीं है उनको डाइजेस्ट करता है, या फिर रिमूव सेल डेब्रिस, जो सेल की जो गंदगी है या जो कचरा है उसको सफाई करने में भी इसका हाउसकीपर के तौर पर, इसके वेंजर के तौर पर इसको एक संज्ञा दे सकते हैं कि ये सफाई कर्मी की तरह काम करता है। और तीसरा, जे गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, तो जो सेल का जो गार्बेज है, जो गंदगी है, उसको हटाता है, उसको खत्म करने में काम करता है। और साथ ही साथ जो ऐसे फॉरेन प्रोटीन्स, बैक्टीरिया, वायरस जो सेल के अंदर आ जाते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा लाइसोसोम्स जो है खुद भी फट करके यानी पूरी की पूरी सेल को डाइजेस्ट कर सकता है, और इसीलिए इसको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। सेल्फ डाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेगी, इसको ऑटोफेगी कहते हैं। तो ये लाइसोसोम्स के अलावा भी कुछ गोल्जी बॉडी जो से कुछ और भी माइक्रो बॉडीज निकलती हैं जिनको वेसिकल्स, जैसे लाइसोसोम्स के वेसिकल्स होते हैं, उनमें हम इनके नाम अगर हम देखें तो उनमें कौन कौन से माइक्रो बॉडीज और भी जो है गोल्जी बॉडी निकालती है, उनमें एक होता है परऑक्सीसोम्स, और दूसरा होता है ग्लाइऑक्सीसोम के नाम से बुलाते हैं। परऑक्सीसोम का काम क्या होता है कि जैसे ऑक्सीडेशन करना, जो O2 और CO2 का जब सेल के बीच में लेन देन होता है तो उसमें ये कुछ ऑक्सीडेशन में भी रोल निभाता है परऑक्सीसोम से। ये छोटे छोटे थैले होते हैं, माइक्रो बॉडीज होती हैं। ऐसे ग्लाइऑक्सीसोम्स का काम क्या होता है कि जैसे फैट होता है बसा, और उस बसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलना है तो उसको ग्लूकोज फॉर्म में लाना है, तो उसे कहते हैं ग्लाइऑक्सीसोम्स। तो ग्लाइऑक्सीसोम्स करने का ये काम करता है। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे माइक्रो बॉडीज या वेसिकल्स जो किसके द्वारा बनी, ईआर ने भेजा बना करके प्रोटीन्स को और लिपिड्स को किसके पास, गोल्जी बॉडी के पास, और गोल्जी बॉडी ने वो छोटे छोटे वेसिकल्स पैकेजिंग करके निकाले, और वो वेसिकल्स जिनमें लाइसोसोम्स है या परऑक्सीसोम्स है या ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं, वो वेसिकल्स सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस में रोल निभाते हैं। अब इसके बाद एनोदर ऑर्गन्स को लेते हैं, और वो एनोदर ऑर्गन्स जो है राइबोसोम्स। जैसा कि ये आप देख रहे होंगे राइबोसोम्स कैसा दिखता है, कैसा होता है राइबोसोम्स। तो सबसे पहले हम इस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में ये जान लें कि राइबोसोम सेल में कहां कहां पाया जाता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सेल के एक बार फिर से ऑर्गन्स को नजर डालें तो सेल के ये सारे अंग जो होते हैं उनमें राइबोसोम्स, एक तो साइटोप्लाज्म जो ये दिख रहा है लिक्विड्स, इसमें छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स के रूप में ये राइबोसोम्स फैले हुए होते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे ये ईआर जो हमने पढ़ा ईआर के बारे में, उसकी ऊपर ये रफ वाला ईआर जो होता है उसमें ये पाए जाते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर। इसके अलावा और भी कुछ ऑर्गेनल्स हैं जिनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उनमें जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, उनके अंदर राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। एक प्लास्टिड जो प्लांट में पाया जाता है, प्लास्टिड, उसमें भी राइबोसोम्स पाया जाता है। तो राइबोसोम्स एक ऐसा स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स में होता है, उनके ऑर्गेनल्स में पाया जाता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इसको प्रोटीन सिंथेसिस बोल सकते हैं, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बनाने के लिए जो मैसेज मिलता है वो न्यूक्लियस से मिलता है। डीएनए क्रोमोसोम्स जो होते हैं, डीएनए उसके थ्रू मैसेज आता है, उसके अनुसार ये प्रोटीन बनाता है। तो अब इसके थोड़ा स्ट्रक्चर पर थोड़ा नजर डालें कि राइबोसोम्स दिखता कैसा है। तो राइबोसोम्स दो टाइप की सब यूनिट से बना होता है। उनमें एक बड़ी लार्ज यूनिट होती है ऊपर की साइड में, और एक छोटी स्मॉल यूनिट होती है नीचे की साइड, लोअर साइड में स्मॉल और ऊपर की साइड में। अब इसके साइज, क्योंकि दो सब यूनिट हैं तो कुछ में ये सब यूनिट का जो साइज है छोटा और कुछ में बड़ा होता है। मोटे तौर पर यानी राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं साइज के हिसाब से। एक को हम कहते हैं 70S राइबोसोम्स और एक होते हैं 80S राइबोसोम्स। अगर हम यूकैरियोटिक सेल यानी जो प्लांट तो एनिमल की सेल होती है, उन सेल की बात करें
तो उसमें राइबोसोम्स 80s के होते हैं। एस उसका एक कोफिशिएंट है साइज को मेजर करने का, तो 80s के होते हैं। और 80s का मतलब ये हुआ कि इसमें जो लार्ज यूनिट है वो 60 की है और स्मॉल यूनिट है वो 40 की है। लेकिन क्योंकि दोनों यूनिट जब मर्ज करती हैं तो कुछ पार्ट मर्जिंग में चला जाता है, तो इसलिए ये रह जाता है 80s। इसी तरह अगर हम 70s की बात करें तो 70s वाला जो राइबोसोम्स है उसमें लार्ज यूनिट जो है 60 से थोड़ा छोटा रहेगा और वो थोड़ा 40 से छोटा रहता है, तो इस तरह से वो 70s। लेकिन जो छोटी जो होती हैं सेल्स, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल हो या सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उनके अंदर राइबोसोम्स पाया जा रहा है, प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम्स पाया जा रहा है, वो 70s का होगा। और जो अगर साइटोप्लाज्म में या ईआर पर राइबोसोम्स पाया जाता है वो 80s का है। ये तो हुआ इसका साइज के शेप के आधार पर राइबोसोम्स इस तरह दिखता है। दूसरा, इसको बनाने का जो कंपोजिशन है राइबोसोम्स को बनाने में, तो उसमें आरएनए, यानी राइबोसोम्स को बनाने में आरएनए का एक बड़ा योगदान होता है। और स्पेशली इसीलिए हम इसको आरआरएनए यानी आरआरएनए राइबोसोम्स का आरएनए बोल सकते हैं। और ये आरएनए राइबोसोम्स वाला है, उसका काम ही है कि प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन बनाने का काम, तो इसलिए इसको फैक्ट्री कह सकते हैं, प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन बनने के लिए मैसेज हमारे पास कहां से आता है, मतलब ये मैसेज न्यूक्लियस भेजता है इसके पास, और उस मैसेज को लाने वाला मैसेंजर जो कहलाता है वो मैसेंजर का नाम होता है mRNA। और जब वो मैसेज लेके आएगा तो एक कोड फॉर्म में, कोडिंग में होगा, जिसको आपने जानते होंगे हरगोविंद खुराना, जिनको नोबेल अवार्ड मिला था, भारतीय मूल के साइंटिस्ट थे अमेरिकी, और इन्होंने इसी कोडिंग के ऊपर स्टडी की थी। इसी के बेसिस पर इन्हें ये मिला था जेनेटिक कोड के ऊपर इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। तो ये जो कोड आता है और उस कोड को डिकोड करने के लिए एक एनोदर आरएनए होता है जिसको बोलते हैं टीआरएनए। टीआरएनए उस कोड को डिकोड करेगा और उस कोड के अनुसार जो प्रोटीन बनना है उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। किसको? इसको, आरआरएनए को। तो रॉ मटेरियल कौन सा होता है? अमीनो एसिड्स। 20 से 22 प्रकार के सेल के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। तो इस तरह से ये अमीनो एसिड के माध्यम से प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है राइबोसोम्स का। दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है कि सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स हम देख रहे हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। ज्यादातर वो कैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड, या तो सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं या डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड हैं। लेकिन राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं होती है, बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज का होता है। और अगर हम इसकी पिक्चर्स को देखें तो कुछ कुछ जो देख सकते हैं, जैसे मैंने भी दिखाया कि ये हुआ लार्ज यूनिट और ये हुआ स्मॉल यूनिट, राइबोसोम की सब यूनिट जो बनी। अब इसमें mRNA ये मैसेज लेके आता है यहां पर, और tRNA जो है ये tRNA है जो उस कोड को डिकोड करता है, और उस डिकोड के अनुसार फिर ये rRNA जो है राइबोसोम्स उसको कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड के माध्यम से प्रोटीन बनाने में। तो इस तरह से ये प्रोटीन बना के तैयार करता है। तो हम ये फंक्शन को देख सकते हैं कि राइबोसोम डेंस ग्रेन्युलर ऑर्गेनल्स आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ये दे आर फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म ईआर। कहां ये पाए जाते हैं उनके बारे में, और इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो इसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक एनोदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और वो लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि ये देख रहे होंगे आप कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर ये सेल, और सेल के अंदर ये एक ऑर्गेनल्स होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया या हिंदी में सूत्र कणिका के नाम से बुलाते हैं। तो आमतौर पर ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मेन अगर हम कहें पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी चाहिए सेल को वो प्रोवाइड कराता है मेनली माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल फ्यूल होता है उस सेल फ्यूल को अपने अंदर लेकर के ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करके फाइनली उसको एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी के रूप में बाहर निकालता है। तो देख रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी के रूप में एनर्जी ऑफ द सेल या करेंसी ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं ये सेल की।
जिसको एटीपी कहते हैं, और इसको हम इसी वजह से एनर्जी प्रोवाइड कराने की वजह से इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल समझ लें कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है। तो ये उसकी पिक्चर्स देख रहे होगे आप। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, एक आउटर में मेम्ब्रेन होती है इसके चारों ओर, और दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर टाइप की शेप में होती है, इस तरह की जो शेप में बनी हुई है, ये सेकंड मेम्ब्रेन है इसकी। तो इसकी वजह से इसके अंदर दो चैम्बर बन जाते हैं, एक चैम्बर आउटर और एक इनर। अंदर व्हाइट वाला जो है इनर चैम्बर है और ये आउटर चैम्बर है, और मेम्ब्रेन ये बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। दूसरा इसके अंदर और बाकी क्या क्या देखने को मिलता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया का देखिए कि इसका जो व्हाइट में जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, जो फ्लूइड जैसा भरा हुआ पार्ट, द्रव जैसा, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं डीएनए। ये डीएनए जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये सर्कुलर फॉर्म में ये डीएनए होता है इसके अंदर। अगर हम ये देखें, इसका डीएनए कुछ कुछ इस तरह से डीएनए, और डीएनए के साथ साथ इसमें ये जो पॉइंट आउट देख रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं आरएनए से बना हुआ पार्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी होता है और साथ साथ आरएनए भी होता है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया था कि राइबोसोम्स जब सेल के ऑर्गेनल्स के अंदर होता है तो वो 70S का होता है। तो इसमें राइबोसोम्स को कितने एस वाला है, 70S, राइट। तो जो प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। अब उसके बाद ये इसमें जो शेप फिंगर टाइप की जो शेप बनी हुई है, इसमें इस तरह की शेप जो बनी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इस टाइप की जो शेप, इसको हम क्रिस्टी, इसको किस नाम से बुलाते हैं, क्रिस्टी। इस फिंगर टाइप की शेप को क्रिस्टी कहते हैं, जैसे कि ये नाम लिखा हुआ है। ये जो शेप दिख रही है ये क्रिस्टी शेप है, इनको क्रिस्टी के नाम से बुलाते हैं। और इस क्रिस्टी शेप पर यहां पर लगे होते हैं कुछ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, ये इस टाइप के, और उन टाइनी पार्टिकल्स को जो इसमें नहीं नजर आ रहे लेकिन ये यहां देख सकते हैं टाइनी पार्टिकल, उनको ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ऑक्सीसोम्स, ऑक्सीसोम्स का मतलब हुआ कि जो ऑक्सीडेशन करने में जो इसके अंदर जब फ्यूल जाता है, यानी पायरुविक एसिड जब इसके अंदर जाता है तो उसको ऑक्सीडाइज करने में जो रोल निभाते हैं उनको ऑक्सीसोम्स कहते हैं। और वो ऑक्सीसोम्स किस पर पाए जाते हैं, क्रिस्टी के ऊपर। तो इस तरह से क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम्स का ये इंपॉर्टेंट रोल हुआ। और इसके अलावा इसका काम कैसे होता है, तो उसको हम समझने के लिए थोड़ा सा जान लें कि कैसे कैसे माइटोकॉन्ड्रिया पावर क्रिएट करता है। कि ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर फ्यूल जैसा कि हम जानते हैं C6H12O6, ये सेलुलर फ्यूल है जो मोनोफॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज के नाम से बुलाते हैं। जब ये अंदर जाता है तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में कुछ जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम से रिएक्ट करेगा, और जब एंजाइम से रिएक्ट होगा तो उससे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, दो पायरुविक एसिड में टूट जाएगा, और पायरुविक एसिड C3, जैसे पायरुविक C3H4O3, जिसको O3 के रूप में ये कहलाता है। तो दो पायरुविक एसिड बनते हैं, पायरुविक एसिड, और प्लस साथ में कुछ अमाउंट में CO2 बनेगा, और एनर्जी के रूप में कुछ ATP इससे प्रोड्यूस होंगे। 2 ATP के लगभग प्रोड्यूस होते हैं। और इस प्रोसेस को जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यानी कोशिका द्रव में ही ये प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, तो इसको हम एक स्पेशल नाम से बोल सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ कि पहले ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में टूटता है, पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 और 2 ATP बनते हैं। तो जिन सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनके लिए सफिशिएंट होता है 2 ATP, उसी से उनका काम चल जाता है। लेकिन जो बड़े होते हैं प्लांट और एनिमल जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया, उनको ज्यादा ATP एनर्जी की जरूरत है। तो इसीलिए फिर ये पायरुविक एसिड, अब ये पायरुविक एसिड जो है ये पहुंचता है इसके अंदर, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया अभी देखे थे, उसके अंदर एंट्री करता है। और इसमें जब ये एंट्री करता है तो ये डिफरेंट स्टेज से गुजरता है, और
और डिफरेंट स्टेज से जब ये गुजरता है, जैसे पहली स्टेज जिसमें कोएसिटाइल एंजाइम्स फॉर्म बनता है, इसका कोएसिटाइल एंजाइम बनता है, फिर उसके बाद एनोदर कंपाउंड बनता है, और ये एनोदर कंपाउंड बनकर के और फाइनली पूरा का पूरा पायरुविक एसिड डिकम्पोज होकर के बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें यहां CO2 और H2O ये दो मिलेंगे, और प्लस लगभग 36 ATP यानी 36 ATP प्रोड्यूस करेगा। ये पूरा जो प्रोसेस है पायरुविक एसिड का ATP में कन्वर्ट करना, तो वो प्रोसेस को जिस साइंटिस्ट ने पता लगाया था उसका नाम क्रेब्स था, इसलिए इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल यानी माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाली साइकिल को क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस कैसे कैसे पावर क्रिएट करता है, तो उसको हमने देखा कि पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है तो उसमें एक क्रेब्स साइकिल के रूप में डिफरेंट स्टेज से गुजरता हुआ और फाइनली सारे जो है 36 ATP के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक हम कहते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पूरी तरह से जब ATP में कन्वर्ट होता है तो उससे लगभग कितने ATP क्रिएट हुए, तो 36 ATP माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बने और 2 ATP माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में। तो इस तरह से टोटल 38 ATP एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बन जाते हैं। तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों सेल के और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स रह गए हैं, जिनमें प्लास्टिड के बारे में और वैक्यूल के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। उसको मैं अगले पार्ट में नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको वो सारे ऑर्गेनल्स बचे हुए पार्ट को समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो पे एक ही वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो आप भी बोरियत हो सकते हैं। तो पहले आप इसको स्टडी कर लें और उसके बाद हम जो है एनोदर पार्ट में लेके बाकी पार्ट को लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम कंसाइज भी करेंगे कि कैसे कैसे इसको हम कनेक्टेड करके एक दूसरे से और याद रख सकते हैं एक सिंपल वाली भाषा में, तो वो भी ये होगा। और फिर लास्ट इसमें हम जितने एग्जाम के क्वेश्चन हैं रेलवे, SSC या UPSC या PSC जो भी आते हैं कोशिका से जुड़े हुए, उन क्वेश्चंस को लेकर के भी हम इस पर बात करेंगे।